हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंप्लीट पावर बीआई। जी हाँ, सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअल में ये पावर बीआई है क्या, ये क्या टूल है, एक्सेल से ये कैसे अलग है और एक्चुअल में ये करता क्या है, तो वो हम स्पेशली देखेंगे। और इस वीडियो में हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे ताकि फुल अंडरस्टैंडिंग आपको इसी वीडियो से हो जाएगी कि कैसे पावर बीआई वर्क करता है, और एक प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा जो पावर बीआई पे पहले से वर्क कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पावर बीआई एक्चुअल में दो टूल है यहाँ पर। पहला जो टूल है वो है पावर बीआई डेस्कटॉप, जो सिस्टम में इंस्टॉल्ड होता है। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये देखिए ये है पावर बीआई डेस्कटॉप जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। ओके, ये यहाँ पर ओपन हो गए। और दूसरा जो टूल है वो है पावर बीआई सर्विस, जहाँ पर हम रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं ताकि हम अपने मोबाइल में या वेब पर उस रिपोर्ट को, उस डैशबोर्ड को या रिपोर्ट को हम देख पाए। ओके, तो जो हम आज प्रोजेक्ट लेने वाले हैं वो हम पावर बीआई डेस्कटॉप पे बनाएंगे। हम जनरली जो रिपोर्ट्स बनाते हैं वो पावर बीआई डेस्कटॉप पे बनाते हैं इस टूल पर। ओके, जनरली ये फ्री होता है, पैसे आपको तभी देने हैं जब आपको इसको प्रो वर्जन चाहिए, यानी कि आप इसको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए आपको। देखिए सबसे पहले मैं आपको डेटा सेट्स दिखाता हूँ कि मेरे पास एक्चुअल में डेटा क्या है जिससे मुझे एक रिपोर्ट रेडी करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास एक एम्प्लॉय डेटाबेस है और एक मैपिंग फाइल है। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम इस टेबल को देखते हैं कि इसमें एक्चुअल में है क्या। कि एक एक्सेल की फाइल है और मैंने इसे ओपन किया। ओके, तो इसके अंदर कुल 70,000 रिकॉर्ड्स हैं। ओके, और सब ये हेडर दिया हुआ है। ये एम्प आईडी, आई थिंक ये एम्प्लॉय आईडी होगी, ये जेंडर होगा इसका, पर ये जेंडर COD लिखा हुआ है। और एज है, ये कोई एंथेटिक ग्रुप भी है, जॉब टाइप भी है, FNP, हमें इसका मतलब नहीं मालूम। टर्मिनेशन डेट है, तो ऑब्वियसली ये शायद एम्प्लॉय डेटाबेस है, तो एम्प्लॉय जब गया होगा वो डेट होगी। और ये BU हमें नहीं पता क्या है। हायर डेट शायद जब वो बंदा आया होगा तभी होगी। पे टाइप ID इसमें है SH करके, और ये टर्मिनेशन रीज़न है, इसमें U और V करके दो वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है। ओके, अब दूसरी शीट में देख लेते हैं। ये है मैपिंग शीट, और इस मैपिंग शीट में ओके तो यहाँ पर कई सारी टैब्स हैं। पहला जो है एज ग्रुप, और एज ग्रुप तो यहाँ पर कुछ एज दी हुई हैं, यहाँ पर हमने की एज ग्रुप्स दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ पर ऑब्वियसली बात है ये है। इसको बाद में देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक रीजन मैपिंग है, यहाँ पर पिन दिया हुआ है हमें, क्या यहाँ पर भी पिन है कि यहाँ पर पिन नहीं, यहाँ पर BU करके है यहाँ पर इंफॉर्मेशन, और ये 99 तक है, और शायद यही वो पिन है। ओके, जिसके हिसाब से बना हुआ है। अब ऑथेंटिसिटी ऑलरेडी मिल गया है हमें, ये ऑथेंटिसिटी ग्रुप है, तो इसका यानी कि ये जो लाइन है वो ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो सबसे पहला जो वर्क है हमें एक्चुअल में जो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है वो डेटा को अंडरस्टैंड करने में ही करना है। कि अगर आपने डेटा को अंडरस्टैंड ठीक से कर लिया है, फिर आपको रिपोर्ट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सीधा ही आपके पास कोई फाइल आई और सीधा आपने को पावर बीआई से कनेक्ट किया और रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया, पाई चार्ट वगैरह, तो वो एक्चुअल में गलत हो जाता है। तो अब एक, क्योंकि ऐसे पावर बीआई डेवलपर या ऐसे डेटा एनालिस्ट, आपको इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है जो बिजनेस को कोई काम की हो, सिर्फ पाई चार्ट नहीं बनाने हैं, राइट। तो अब हम जॉब टाइप पर आएँ तो यहाँ पर देखो जॉब टाइप यहाँ पर FRP दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे F का मतलब परमानेंट है और P का मतलब टेम्परेरी है। ओके, और ऐसे ही जनरल जेंडर में भी COD, अच्छा ओके, D का मतलब यहाँ मेल है और C का मतलब यहाँ पर फीमेल है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी मिल जाएगी। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर ये रिप्लेस नहीं करने वाले हैं कि अब देखो यार जेंडर यहाँ पर COD लिखा हुआ है, तो हम C की को रिप्लेस मारे यहाँ पर फीमेल से, D को रिप्लेस मारे
एम से, वो हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। पावर बीआई में एक ऑप्शन है जिससे हम 2 से ज़्यादा टेबल्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो इन्फॉर्मेशन वही रहेगी उन्हीं टेबल्स में, और कनेक्ट करके हम उस कॉलम को यूज़ कर पाते हैं। अभी हम आगे देखेंगे। ओके, तो ओबियसली हमने जो समझ लिया है कि एक ये शीट है हमारे पास एम्प्लॉय डेटाबेस, और इसमें कुछ वर्ड जो है कोड में लिखे हुए हैं, राइट। जैसे जॉब टाइप में FP, इस तरह से कोड में लिखे हुए हैं, लेकिन उन कोड की जो डेफिनेशन है हमें इस शीट में दी हुई है। हर एक टैब में हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है पूरी। तो यानी कि हमें इन दोनों ही टेबल्स को मैं काट देता हूँ। अब हम अपना पावर बीआई डेस्कटॉप फाइल ओपन करेंगे और इसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम होम पर जाएंगे, हम लिखेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप। ये इंस्टॉल्ड है, आपके में इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये है इंटरफेस इसका। तो जो ये बटन है इसे हम काट देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इसके यहाँ पर। बाकी यहाँ से भी कुछ बटन है, कुछ ऑप्शंस हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखिए ध्यान से, ये हमारा कैनवस है, जो वाइट एरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हमारा कैनवस है। ये वो कैनवस है जहाँ पर हमें एक्चुअल में चार्ट वगैरह या रिपोर्ट वगैरह बनानी है। ओके, और यहाँ पर कुछ टूल्स दिए हुए हैं हमें, कुछ पेन दिए हुए हैं, जैसे ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ओके, एक फील्ड ये रहा, एक विजुअलाइजेशन, दूसरा टैब ये रहा, तीसरा ये फिल्टर। एक एक करके समझेंगे ये क्या चीज़ है। और यहाँ पर देखेंगे आप इस तरफ 3 व्यू दिए हुए हैं इसका, ये इसको हम देख रहे हैं नॉर्मल रिपोर्ट व्यू में। अब अगर हम डेटा व्यू में करेंगे तो ये डेटा व्यू आएगा, अभी कुछ लोड नहीं है इसके अंदर। और ये उसका रिलेशनशिप व्यू है, ये भी कुछ नहीं डेटा आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस डेटा को लोड कर लेते हैं। देखिए होम टैब में ही यहाँ पर गेट डेटा का एक ऑप्शन है, ये रहा यहाँ से, और डिफरेंट टाइप्स के मल्टीपल सोर्सेस हम कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे मेन बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो ज़्यादा लोग गलती करते हैं, एक्सेल फाइल को ही पहले क्लीन करते हैं और उसके बाद यहाँ कनेक्ट करते हैं। तो अगर जो डेली टास्क है, ये डेली, वीकली, मंथली, अगर आपके पास ऐसी फाइलें आती हैं क्लाइंट से, तो आप उसी में टाइम वेस्ट करते रहेंगे। हमेशा आपको पावर बीआई से वो फाइल क्लीन करनी है ताकि वो ऑटोमेशन हो सके उसका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम इस एम्प्लॉय डेटाबेस जो टेबल है इसे कनेक्ट करेंगे। क्योंकि ये एक्सेल फाइल है इसलिए मैं यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, और इसका पाथ मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मैंने इसे क्लिक किया और ओपन किया। देखिए कुछ टाइम लेगा और ये नेविगेटर ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक है, अब इस नेविगेटर ऑप्शन में देखिए यहाँ पर जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ सोर्स को, उसकी जो फाइल है वो दिखा रहा है यहाँ पे। एक्चुअली में ये शीट दिखा रहा है, उस एक्सेल जो वर्कबुक है उसकी कितनी शीट्स हैं उसके अंदर वो दिखा रहा है। यहाँ पर एक ही है इसलिए एक डिस्प्ले हुई है। अब यहाँ पर हम इस जगह पर क्लिक करेंगे तो हम उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रीव्यू है उस शीट का। यहाँ पर देखिए हेडर्स आ रहे हैं और वो डेटा यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन अभी भी देखिए हमारे पास लोड का या ट्रांसफॉर्म का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर इसके आगे जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है इस पर क्लिक करेंगे और फिर हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि हम लोड करना चाहते हैं या ट्रांसफॉर्म। देखिए सबसे पहले ध्यान में बात को ये रखनी है आपको कि जैसे ये डेटा एकदम क्लीन मिला है, ज़रूरी नहीं है कि डेटा हमेशा ऐसा क्लीन मिलता है, राइट। तो उसमें हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। मैं उन्हीं चेंजेस की बात कर रहा हूँ जो चेंजेस आपको यहाँ पर करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जनरली डेटा कुछ क्लीन दिख रहा है, हो सकता है कुछ डेटा टाइप में प्रॉब्लम हो, वो बहुत ध्यान इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप मैं रिकमेंड करूँगा कि हमेशा आप ट्रांसफॉर्म डेटा पर ही क्लिक करें, लोड पर क्लिक ना करें, क्लिक करें ट्रांसफॉर्म डेटा पर। अब ओपन ये क्या करेगा, एक और टूल ओपन कर देगा। ठीक है, पावर बीआई पीछे एक और टूल ओपन हुआ है। इस टूल का नाम है पावर क्वेरी। ये वो टूल है जो आपके लिए क्लीनिंग का काम करेगा एक्चुअल में। ठीक है, आपके पास मल्टीपल टाइप का डेटा है और डिफरेंट फॉर्मेट में है। ठीक है, किसी के हेडर्स कुछ हैं, किसी के हेडर्स कुछ हैं, मतलब कि पूरी खिचड़ी बनी हुई है। तो ये पावर क्वेरी जो एडिटर है यही उन डेटा को सीमलाइन करेगा, मतलब एक जैसा फिट करेगा, क्लीन करेगा और पावर बीआई में लोड कर देगा। यानी कि ये आपके डेटाबेस या डेटा सेट और पावर बीआई दोनों के बीच में एक लिंक का काम करेगा जो क्लीन इसके, यानी कि एक तरह से ये गेट है।
कोई डेटा आएगा, इस गेट से गुजरेगा, फिल्टर्ड होगा, ग्रुप होगा, समराइज होगा या लुकअप वगैरह लगने होंगे। क्लीन होने के बाद नहीं, जैसा डेटा उसको चाहिए पावर बीआई को, वैसा डेटा यहाँ पर रेडी होगा और फिर पावर बीआई में लोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस इंटरफेस में हम देखते हैं क्या हुआ है। राइट हैंड साइड पर कुछ स्टेप्स ऑलरेडी यहाँ पर आए हैं, सोर्स, नेविगेशन। ठीक है, और इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो आप लिंक में जा करके पावर क्वेरी की सीरीज़ है पूरी, वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी ये 4 स्टेप्स में ये डेटा सामने ऐसे दिखाई दे रहा है। ओके, और हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, सब कुछ ठीक आ रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है, इस एक्चुअल में इसका हमें नाम चेंज करना है। हम इसे रीनेम कर देते हैं, राइट क्लिक करके मैं रीनेम कर देता हूँ। तो शीट 1 की जगह इसका मैं नाम रखता हूँ टेबल का ठीक है, एम्प्लॉय। ये इसका टेबल का नाम हो गया और अब इसे हम लोड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर गया क्लोज एंड लोड, यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे कि जो डेटा है वो पावर बीआई में लोड हो जाएगा। ठीक है, ये पावर बीआई में लोड हो गया। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आप डेटा टैब में जाएं तो अब आप देखिए सब कुछ यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में दिख रहा है। रिलेशनशिप में देखेंगे तो यहाँ पर ये एक टेबल यहाँ पर आ गई है। ओके, तो डेटा का जो कनेक्शन है वो बन चुका है। अब हमें इससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, देखिए कुछ चार्ट्स वगैरह, ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें छिपी हुई है वो हम निकालेंगे। उससे पहले, क्योंकि अगर हम इससे कुछ बनाने लगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से जेंडर के बेस पर हम कुछ निकालेंगे, कुछ मेजर निकालेंगे, कोई यहाँ पर कैलकुलेशन बन नहीं रही और जेंडर भी यहाँ पर क्या आ रहा है CND, तो जो इन्फॉर्मेशन इसमें छिपी हुई है पता नहीं चल रही है, कोडेड है। तो उन सभी टेबल्स को भी मुझे यहाँ पर कनेक्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले अब और जो दूसरी टेबल है उससे भी कनेक्ट करना है। तो उससे कैसे कनेक्ट करेंगे, फिर से हम जाएंगे गेट डेटा में, एक्सेल वर्कबुक, क्योंकि वो शीट भी एक्सेल वर्कबुक ही थी, और यहाँ पर ये मैपिंग फाइल को मैंने ओपन किया। ठीक है, मैपिंग फाइल ओपन करने के बाद, क्योंकि मुझे कोई एक स्पेशल शीट नहीं चाहिए, मुझे सारी शीट्स चाहिए, तो मैं इन सभी शीट्स को क्लिक कर लेता हूँ और ट्रांसफॉर्म करता हूँ। देखिए, अब देखिए सारी सीट्स यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन सभी क्लीन नहीं हुई है। देखिए, अगर मैं एज ग्रुप में आऊँ तो ये तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर ये भी ठीक है। जेंडर में, देखो जेंडर में हेडर नहीं लगा हुआ है, राइट, तो हमें इसका फर्स्ट रो को हेडर बनाना है। तो फर्स्ट रो को हेडर बनाने के लिए हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म टैब में और यहाँ मिलेगा मुझे यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर। मैंने इसको इस पर क्लिक किया। अब देखिए ये हेडर बन चुका है, ID एंड जेंडर। अब आते हैं जॉब टाइप टेबल पर, सेम इसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही है। फर्स्ट रो को हम हेडर बना देंगे, इसका भी सेम इशू यही है, और रीज़न भी तो ठीक है, रीज़न और सेपरेशन भी में प्रॉब्लम आ रही है, हेडर नहीं है इसमें, यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर। ओके, अब सारी टेबल्स बिल्कुल क्लीन हो चुकी हैं। अब इन सभी को हम लोड कर देते हैं। अब बाकी जो कितने भी टेबल्स थी वो यहाँ पर कनेक्ट हो, देखिए कनेक्ट हो गई सारी टेबल्स। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिलेशनशिप क्रिएट करना, ताकि हम उन कोड वर्ड को चेंज कर सकें जो एक्चुअल वैल्यूज़ है उसमें। तो उसके लिए हम रिलेशनशिप टैब में जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है रिलेशनशिप टैब कह लो या फिर मॉडल पेज कह लो, ये मॉडल पेज है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट देखो कुछ रिलेशनशिप बन चुकी हैं, पर हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे। ये कभी कभी यहाँ पर ये रिलेशनशिप जो है गलत बन जाती है, पर हम चेक कर लेंगे। ठीक है, ये रिलेशनशिप बिल्कुल करेक्ट बनी हुई है। ये वाली रिलेशनशिप जॉब टाइप टू जॉब टाइप बिल्कुल ठीक है। ये वाली रिलेशनशिप ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जेंडर को जेंडर इससे, और यहाँ पर टाइप एंड रीज़न। ठीक है, जिनके कॉलम हेडर सेम होते हैं वो रिलेशनशिप अपने आप बना देता है, और जिनके सेम नहीं है वहाँ हमें बनाने होंगे। जैसे यहाँ पर पिन है
और यहाँ पर हमने देखा था BU करके तो कुछ था, ये रहा, BU को पिन पर डाल दो। ठीक है, ये रिलेशनशिप बन गई है। और एज ग्रुप अभी नहीं बना सकते हम, इसको हम बीच में रखते हैं। देखिए अभी एक स्टार जैसी इन्फॉर्म बन गया है ये, इसको हम बोलते हैं स्टार स्कीमा। जब एक टेबल से मल्टीपल टेबल्स कनेक्ट रहती हैं तो वो स्टार स्कीमा बनाते हैं। अब देखिए एक और छोटा काम करना है, इससे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस के लिए ठीक है। जब आप किसी एक टेबल पर जाते हैं और उसके रिलेशनशिप पर कर्सर रखते हैं, देखिए एक आईडी सेलेक्ट हो गया और एक जेंडर सेलेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, इस वाले टैब को, जेंडर जो है इसको, इस जो आई दिखी हुई है इसको क्लिक कर देना, तो ये हाइड हो जाएगा। कि हम इससे जब अगर हम किसी टेबल से कोई रिलेशनशिप कनेक्ट कर देते हैं तो उस कॉलम का हम यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ करेंगे यहाँ इस वाले जिस टेबल से वो आया है। इस तरीके से इस वाले में भी इस BU का काम हुआ है तो BU को हाइड कर देंगे। इस टेबल में यहाँ पर जॉब टाइप का है तो ये वाला जॉब टाइप नहीं चाहिए, एक ये इस पर रखते हैं, ये ग्रुप नहीं चाहिए। ठीक है, और एक ये रखते हैं, ये पे ID भी नहीं चाहिए। तो अब ये जो कॉलम्स हैं वो यहाँ नहीं दिखाई देंगे, वो कॉलम यहाँ दिखाई देंगे। तो यानी कि अब रिपोर्ट उन्हीं से बनानी है जो कॉलम अब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मेन टेबल में उसमें रख देना है। आई ग्रुप को हम अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। अब देखिए एक और डायमेंशन चाहिए इसमें। देखिए डायमेंशन क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। जो आपकी मेन टेबल है एक्चुअल में वो टेबल जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन सेव है, यानी कि ऐसे वर्ब सेव है, जो काम कर रहे हैं वो सेव है, वो होती है हमारी मेन टेबल। जैसे यहाँ पर ये गिवन है एम्प्लॉय। और जो बाकी टेबल्स हैं यहाँ पर, क्योंकि एक्चुअल में यही जो टेबल बता रही है कि कौन सा एम्प्लॉय कब आ रहा है कब जा रहा है, यानी कि एक काम हो रहा है, एम्प्लॉयज़ का आना, एम्प्लॉयज़ का जाना, उनकी एम्प्लॉयज़ की ज्वाइनिंग, एम्प्लॉयज़ का छोड़ के जाना, ये सब वर्क इसमें सेव है। लेकिन जेंडर, रीज़न, ये सब इसके डायमेंशंस हैं। आप फैक्ट एंड डायमेंशन टेबल पर ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं इसके बारे में और जानने के लिए। ओके, तो अब हम आते हैं मेन टेबल पर। अब हम इनमें से किसी से भी कुछ भी रिलेशनशिप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे जेंडर वाइज, अब यहाँ पर मेल एंड फीमेल आ गया। अब जेंडर वाइज मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालने हैं, या एम्प्लॉयज़ की जो ID है मैं उसे ही ऐसे काउंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर फीमेल की एम्प्लॉय ID और मेल की एम्प्लॉय ID का टोटल काउंट आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो कि इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं थी हमारे पास, इन्फॉर्मेशन थी C और B करके, पर हम ऐसे काउंट करके कुछ नहीं डालने वाले यहाँ पर। यहाँ तक हमारा डेटा मॉडल काम हो चुका है। इसमें हम एक और चीज़ रह गई है जो कि है डेट टेबल। देखिए डेट टेबल बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होती है और ऑलमोस्ट हर मॉडल में हम डेट टेबल को कनेक्ट करते ही हैं, क्योंकि टाइम इंटेलिजेंस कैलकुलेशन के लिए हमें डेट टेबल की नीडेड होती है। डेट टेबल आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं पावर क्वेरी में या डेक्स में, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन पर भी शो करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक डेट टेबल बना कर दिखाता हूँ। ज़्यादा डिटेल के लिए आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, बाकी हम कुछ वर्क नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे डेटा टैब में और न्यू टेबल पर क्लिक कर लेंगे। अब क्योंकि हमें डेट टेबल क्रिएट करनी है तो हमने नाम दिया डेट टेबल और फॉर्मूला है सिंपल कैलेंडर ऑटो, और यहाँ पर हम डाल देते हैं 12, क्योंकि हम ईयर जो है दिसंबर में ऐड करना चाहते हैं। और जैसे हम इसे ओके करेंगे तो ये देखिए स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सभी डेट्स जो यहाँ पर आ गई, डेट टेबल में सारी डेट्स यहाँ पर डिस्प्ले कर रही हैं। अब कुछ कॉलम हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे ईयर कॉलम, मंथ कॉलम, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे न्यू कॉलम में। ठीक है, तो इस टेबल में मैं एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ। जैसे एक्सेल में हम एक पूरी रॉ के साथ एक कॉलम पूरा ऐड कर लेते हैं, वैसे यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। और पहला कॉलम है ईयर।
ठीक है। अब जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो एक्चुअल में एक्सेल की तरह हर रॉ में लिखा जा रहा है, ठीक है, और उसका रेफरेंस उसकी सामने वाली रॉ से लिया जा रहा है। तो अब अगर मैं ईयर लिखूं और मुझे यहाँ पर डेट टेबल की डेट डालना है कुछ इस तरह से, आप ये डॉट करके जो वैल्यूज़ आ रही है इसे इग्नोर कर दे, इसे इग्नोर करना है, ये इस पर वर्क नहीं करना है। आप जैसे ओके करेंगे अब आपको उस पर्टिकुलर डेट का ईयर निकल जाएगा। इस तरीके से अब इसमें कुछ और कॉलम्स ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें मंथ ऐड कर दिया। इस तरीके से डे भी ऐड कर लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कॉलम क्रिएट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले टेबल का नाम लिखा जाता है सिंगल कोट्स में, स्पेस हो नहीं हो तो भी उस बात को भूल जाइए, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम। तो ये एक्चुअल में डे निकाल रहा है इस टेबल के इस कॉलम से और पेस्ट कर देगा इसी के सामने से। यहाँ पर हम क्वार्टर भी निकाल सकते हैं, तो फटाफट से वो कॉलम भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारे क्वार्टर निकल गया। देखिए क्वार्टर मुझे ऐसे नहीं चाहिए, तो मुझे यहाँ पर ये वाला वर्ड जो है इसमें कॉन्केटिनेट करा लेंगे इस तरह से, ठीक है, जैसे हम ऑब्वियसली एक्सेल में करते हैं। तो ये क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 इस तरह से डिस्प्ले होगा। बाद में कोई और कॉलम चाहिए हम बाद में ऐड कर लेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी है हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब ये टेबल हमारी ऑलरेडी रेडी है, यहाँ पर है ये रही टेबल वो, और अपने मेन टेबल के साथ इसे हम कनेक्ट कर लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि हमें कनेक्ट किस टेबल के साथ करनी है, हायर डेट से या फिर टर्मिनेशन डेट से। तो हम यहाँ पर हायर डेट से करने वाले हैं, डेट को डेट से। ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट हो गया ये, और इस टेबल में एक छोटा सा काम और रह गया। यहाँ पर हम इस टेबल को टेबल टूल में जाकर के मार्क एज डेट टेबल भी करेंगे। ये वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। ओके, अब ये टेबल भी हमारी कनेक्ट हो गई है, तो हम डेट वाइज भी कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ओके, अब पूरी टेबल हमारे पास है, हमारे पास सब कुछ है। अब हम रिपोर्टिंग करने वाले हैं। डेटा मॉडलिंग के बाद अब हम रिपोर्टिंग करेंगे, विजुअलाइजेशन जो भी हम चार्ट वार्ट बनाएंगे। पर उससे पहले हमें ये समझना होगा कि हम चाहते क्या है इस रिपोर्ट से। देखिए एम्प्लॉयज़ की है, तो एम्प्लॉयज़ में क्या इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है, तो यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ टेबल को खोलते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर? यहाँ पर देखिए कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और वो सभी एम्प्लॉयज़ हमें हायर डेट दी हुई है और टर्मिनेशन डेट दी हुई है। हम इसमें कोई ये इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है कि हमारे पास जो है किस एज ग्रुप के कितने पर्सन हैं, ओके, वो यहाँ पर मिल जाएगा हमें एज कॉलम से, और उनका जॉब टाइप क्या है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर छिपी हुई है। उसके हिसाब से हम कुछ बना सकते हैं। और हमारे पास ये हायर डेट और टर्मिनेशन डेट भी है, तो हम ये देख सकते हैं कि गुड हायर्स और बैड हायर्स कैसे हैं। मतलब कि जो पर्सन फॉर एग्जांपल के लिए हम 2 महीने के बाद 2 महीने तक रुका रहता है, 2 महीने के बाद जाता है, तो हम उसे गुड मान लेंगे। और जो 2 महीने के पहले ही जॉब छोड़ रहा है, तो मतलब वो हमने कुछ ना कुछ उसमें इशू क्रिएट किया है, वो एक अच्छा हायर नहीं रहा। और उसमें भी मेल या फीमेल की रेशो देख सकते हैं, या एज ग्रुप देख सकते हैं कि किस एज ग्रुप के जो है गुड हायर्स रहते हैं, किस एज ग्रुप्स के बैड हायर्स रहते हैं ज़्यादा। तो वो इन्फॉर्मेशन भी हम निकाल सकते हैं। यानी कि हम इसमें टोटल एम्प्लॉयज़ दिखा सकते हैं, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं और उसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, एक्टिव एम्प्लॉय कितने हैं, मतलब जो अभी भी काम कर रहे हैं। ओके, तो हम पहला पेज रिपोर्ट
का क्रिएट करते हैं। अब अगर ये है हमारा पहला पेज, ओके, यहाँ पर देखिए मल्टीपल पेजेस हैं, यहाँ पर पहला पेज, सेकंड, थर्ड, जितने भी हो सकते हैं। तो इस पेज का नाम हम दे देते हैं या मेन पेज, ओके। और हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, देखिए कुछ, देखिए मेरे पास कुछ आइकन्स भी हैं, मैं चाहता हूँ मैं इन आइकन्स का भी यूज़ करूँ, ठीक है। बैड हायर्स, टोटल कस्टमर्स, गुड हायर्स, मेल फीमेल, इस तरह से मेरे पास गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक बॉक्स बनाएं यहाँ पर और 3 मेन कार्ड दिखाएं और तीनों जगह पर हम ये लिखें कि हमारे जो कस्टमर्स हैं या टोटल एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने हैं, ठीक है, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, या कह सकते हैं एक्टिव एम्प्लॉय कितने हैं, और उस एक्टिव एम्प्लॉय में से कितने गुड हायर्स हैं और बैड हायर्स हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि गुड हायर्स का एक रिपोर्ट बना सकते हैं, दूसरी बैड हायर्स की रिपोर्ट बना सकते हैं। तो उससे पहले हमें ये निकालने पड़ेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी, कुछ मेजर्स लिखने हैं हमें यहाँ पर। सबसे पहले टोटल एम्प्लॉयज़, ठीक है, टोटल एम्प्लॉय निकालने हैं क्योंकि टोटल एम्प्लॉय के लिए कोई मेजर यहाँ पर नहीं है। और फिर बैड हायर कौन से हैं और गुड हायर कौन से हैं, वो उन एम्प्लॉयज़ को फिल्टर करके निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल एम्प्लॉयज़। इसके लिए हम एक मेज़र क्रिएट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर कोई मेज़र नहीं बनाया हुआ है अभी, और जब आप एक्सेल में वर्क करते हैं तो जो भी कैलकुलेशन आप लाइन बाय लाइन करते हैं ना, तो वो हमारे कॉलम होते हैं। जैसे हमने डेट टेबल में देखा, हमने ईयर, उसके ईयर, मंथ, डे के कॉलम ऐड किए थे। अब मेजर्स क्या होते हैं, मेजर्स एक्चुअल में टोटल होते हैं, ग्रैंड टोटल, नीचे के जो वैल्यूज़ होती हैं, जो उस टेबल का पार्ट नहीं होती, उस टेबल को समराइज करके एक सिंगल पार्ट होती है, जो सिंगल वैल्यू देती है और टेबल से अलग होती है। वही हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले टोटल एम्प्लॉयज़, उससे पहले हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और एक न्यू टेबल क्रिएट करेंगे और इसका नाम दे देते हैं माई मेजर्स। इससे करने से क्या होगा कि हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर पाएंगे ताकि हमारे मेजर टोटल इधर उधर ना घूमे। अब इसके अंदर राइट क्लिक करके न्यू मेजर पर हम क्लिक कर देंगे। ओके, ये है हमारा पहला मेजर। इसका नाम हम देने वाले हैं टोटल एम्प्लॉय। ओके, इतना बहुत है। अब देखिए एम्प्लॉय टोटल कैसे पता चलेगा, जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे एम्प्लॉय टेबल में एक्चुअल में वही हमारे टोटल एम्प्लॉय हैं। अगर हम उस टेबल के रिकॉर्ड्स काउंट कर लें तो वही हमारे टोटल एम्प्लॉय होंगे। तो देखिए काउंट फंक्शन एक्चुअल में एक्सेल में आपको पता ही होगा, एक कॉलम का या एक रो का करेगा काउंट यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें काउंट रॉज फंक्शन यूज़ करना होगा और जनरली ये जो फॉर्मूला है एक्सेल में नहीं है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक टेबल देनी है और उस टेबल का ये नाम लिखा। जैसे आप सिंगल कोट लिखते हैं तो ये सारी टेबल्स जो इस डेटाबेस में है आ जाएंगी और मुझे एम्प्लॉय टेबल लेनी है। ओके, एम्प्लॉय टेबल, और मैं इसे ओके करता हूँ। तो ये बन गया हमारा पहला मेज़र। अब इसे चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर जाते हैं और इस मेज़र को ड्रैग करके यहाँ डाल देते हैं। विजुलाइजेशन टैब में जाते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं कार्ड में। देखिए तो ये है हमारे टोटल एम्प्लॉयज़, 70,000 जो है एम्प्लॉयज़ यहाँ पर है। इसे हम टेबल में डालते हैं और अगर मैं जेंडर से जेंडर उठा के यहाँ डाल दूँ तो आप देखिए जेंडर वाइज ये डिवाइड हो गए हैं। और अब अगर मैं ऑथेंटिकेशन से ऑथेंटिकेशन डाल दूँ यहाँ पर, देखिए हर ग्रुप के मेल फीमेल का पेपर बन गया है। तो मतलब मेजर हमारा ये ठीक काम कर रहा है। तो अब रीज़न ये है, टोटल एम्प्लॉय तो ठीक है, इसमें सारे वो एम्प्लॉय हैं जो कभी ना कभी हमारे पास आए थे, ये वो एम्प्लॉय हैं टोटल एम्प्लॉय। अब एक है एक्टिव एम्प्लॉय। अब एक्टिव एम्प्लॉय कौन है, एक्टिव एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय होंगे जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। अब आपको बताना है ये कैसे निकालेंगे हम,
क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि एम्प्लॉई वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये टेबल है हमारी। अब इसे देखकर बताइए, कमेंट कीजिए नीचे, यहाँ पर इस टेबल में हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई एम्प्लॉय वर्किंग है या नहीं। तो इसके लिए देखो सिंगल लाइन देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं। ये सिंगल लाइन एक्चुअल में जो एक लाइन है वो क्या बता रहा है, एक लाइन क्या बता रहा है, एक लाइन एक एम्प्लॉय को बता रहा है, राइट। अब ये एम्प्लॉय वर्किंग है या नहीं कैसे पता लगेगा? सिंपल है कि हमारे पास इसकी हायर डेट है, ये 18 दिसंबर 2009 को हमारे यहाँ ज्वाइन हुआ था, लेकिन क्या ये टर्मिनेट हुआ है? टर्मिनेट नहीं हुआ है, यानी कि एक्टिव है। हम सिंपल ये कह सकते हैं कि अगर टर्मिनेट डेट ब्लैंक है तो वो जो एम्प्लॉय है वो एक्टिव है, और जिसमें की टर्मिनेशन जो डेट है, तो अगर टर्मिनेशन डेट है तो क्या हुआ, वो बंदा गया। तो यानी कि अब हमें दूसरा मेज़र लिखना है, अब लेकिन उसमें एक फ़िल्टर लगाना है, और फ़िल्टर क्या है कि टर्मिनेशन डेट जो है ब्लैंक होनी चाहिए। ओके, तो फ़िल्टर लगाने के लिए हम कैलकुलेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये एक कैलकुलेटिव फंक्शन है जिसमें हम एक मेज़र के साथ फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन करनी है तो पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने इसकी, जाके चेकआउट कर सकते हैं। पर अभी के लिए बेसिक समझने के लिए हम कैलकुलेट का यूज़ करेंगे, और वापस वहीं मेज़र में जाते हैं। ये है वो मेज़र, और यहीं पर एक न्यू मेज़र क्रिएट करते हैं। ये है एक्टिव एम्प्लॉय। तो देखिए कैलकुलेट लिखेंगे सबसे पहले, और अब इसके पैरामीटर हैं, पहला है एक्सप्रेशन और दूसरे फिर इसमें फ़िल्टर्स आते जाएंगे, राइट। 1 फ़िल्टर, 2 फ़िल्टर, तीसरा। तो अब यहाँ पर वो मेज़र लिख देंगे हम, यहाँ पर बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारा टोटल एम्प्लॉय वाला हमने मेज़र लिख दिया। तो अब टोटल एम्प्लॉय निकाले जाएंगे, लेकिन एक फ़िल्टर के बाद, और फ़िल्टर क्या है कि टर्मिनेशन डेट ब्लैंक होनी चाहिए। अब टर्मिनेशन डेट जो डेट है वो एक्चुअली एक कॉलम है एम्प्लॉय टेबल में, तो हम उस एम्प्लॉय टेबल का टर्मिनेशन डेट ले लेंगे इस तरह से, और इसको ब्लैंक करेंगे। देखिए ब्लैंक लिखने के लिए यहाँ पर एक, हम चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, पर ब्लैंक एक फंक्शन भी है हमारे पास जो ज़्यादा बेटर वर्क करता है। इस तरह से मैंने किया और ओके किया। अब ये एक्टिव एम्प्लॉय का मेज़र बन चुका है। अब इसको भी इसमें ड्रैग करके देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहता है। ये हटा देता हूँ। देखिए फीमेल के जो टोटल एम्प्लॉय हैं वो है 16,514, और एक्टिव एम्प्लॉय जो है वो है 12,481। मतलब जितने एम्प्लॉय टोटल हैं उसमें से कुछ कम लोग ही काम कर रहे हैं, तो मतलब ये मेज़र हमारा बन गया है, बिल्कुल फाइन बन चुका है। तो अब हमें क्या करना है, फीमेल एम्प्लॉयज़, और एक हम ये निकाल सकते हैं कि हमारे गुड हायर कितने हैं और बैड हायर कितने हैं। अब देखिए एक हमें दिखाने हैं टोटल एम्प्लॉयज़, दूसरे हमें दिखाने हैं एक्टिव एम्प्लॉय जिसका मेज़र हमने बना लिया है, और तीसरे हमें दिखाने हैं बैड हायर्स, या हम इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक हमारे एक्टिव एम्प्लॉय, दूसरे हमारे गुड हायर्स, और तीसरे हमारे बैड हायर्स। तो एक्टिव एम्प्लॉय तो निकाल चुके हैं हम, अब गुड हायर्स कैसे निकालेंगे। देखिए गुड हायर्स एक्चुअल में क्या होंगे, गुड हायर्स वो होंगे, हम कोई भी कंडीशन हो सकती है बिजनेस बाय बिजनेस, कि हम 2 महीने रखना चाहते हैं, 3 महीने रखना चाहते हैं, तो हम ऑब्वियसली मान लेते हैं 60 डेज़ है कि जो बंदा हायर हुआ है और कम से कम 2 महीने उसने काम किया है, और 2 महीने के बाद जाता है तो उसको हम ऐसे गुड हायर मान लेंगे, और 2 महीने से पहले जा रहा है वो, तो उसको हम बैड हायर्स कंसिडर करेंगे। ओके, वो बिजनेस बाय बिजनेस अपने केस हो सकता है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम गुड हायर्स। हम जाते हैं न्यू मेजर्स में,
गुड हायर्स नाम से एक मेजर क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्वियसली कैलकुलेट यूज़ करेंगे यहाँ पर भी। अब देखिए क्या कैलकुलेट करूँ मैं यहाँ पर, टोटल एम्प्लॉय जिसको मैं फिल्टर करूँगा या एक्टिव एम्प्लॉय। देखिए जो बंदा एक्चुअल में जा चुका है वो तो एक्टिव एम्प्लॉय है नहीं, और एक्चुअल में जो गुड होगा या बैड होगा वो किससे पता चलेगा, जो बंदा जा चुका है, राइट। तो यानी कि हम लेंगे टोटल एम्प्लॉय, राइट। अब टोटल एम्प्लॉय वाली कैलकुलेशन में हम क्या करने वाले हैं, दो केस होने चाहिए। एक तो ये गुड हायर तब निकाला जाए जब वो बंदा जा चुका है, राइट, वरना वो ब्लैंक आएगा तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उसे हम बाद में जोड़ेंगे। तो अभी मान लेना है वो बंदा गया हुआ है, और हायर वाली डेट जो है और जो टर्मिनेशन वाली डेट है वो उसका डिफरेंस निकालते हैं। और वो डिफरेंस अगर 60 से ऊपर है, यानी कि हम कुछ इस तरह से लिखें, एम्प्लॉय टेबल की, देखो जो टर्मिनेशन डेट है वो ऑब्वियसली बात है हायर डेट से ग्रेटर देन ही होगी, तो हम टर्मिनेशन डेट में से लेस करते हैं हायर डेट। ठीक है, हमने इसको हायर दोनों को क्लोज कर दिया। अब टर्मिनेशन डेट में से लेस कर दी एम्प्लॉय की हायर डेट, और फिर चेक कर रहे हैं कि ये ग्रेटर देन 60 है या नहीं। ठीक है, हमने लिख दिया ग्रेटर देन 60 और ब्रैकेट क्लोज किया और ओके किया। ओके हो गया ये। अब इस गुड हायर को हम यहाँ ड्रैग करते हैं। ठीक है, देखो गुड हायर आ गया हमारा, और एक्चुअल में अब हम निकालते हैं बैड हायर्स। तो ऑब्वियसली बात है इससे लेस देन वाला फार्मूला वो होगा, तो हम इसी फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं और एक और मेजर लिखते हैं, इसको हम कर देते हैं बैड हायर्स और केस कर देते हैं लेस देन एंड इक्वल टू 60। कि अब ये बैड वाला भी डाल देते हैं। अब एक्टिव प्लस गुड प्लस बैड इक्वल टू हमारा टोटल होना चाहिए, अगर वो है तो हमारे तीनों मेजर्स ठीक हैं। ओके, तो हम फीमेल वाला चेक कर लेते हैं। 12,481 प्लस 3,774 प्लस 12,740। अगर ये 16,514 आता है तो ठीक है, और ये नहीं आया है, कुछ ना कुछ इशू है यहाँ पर। ठीक है, एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं। 3,774 प्लस 12,740 16,514। अच्छा, ये दोनों जो आ रहे हैं वो एक्टिव एम्प्लॉय का पार्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, इन तीनों को जोड़ के ये होना चाहिए था, और ये यहाँ पर जो कैलकुलेशन चली है वो टोटल एम्प्लॉय पे चली है। यहाँ पर वो कैलकुलेशन भी चली है, यानी कि जो देखा जाए तरीके से जहाँ पर टर्मिनेशन डेट है ही नहीं, तो एक्चुअल में जहाँ पर टर्मिनेशन डेट नहीं है वहाँ पर हमें माइनस करके चेक नहीं करना है कि वो गुड है या बैड है, उसकी वजह से ये राउंड फिगर आ रही है। तो हम क्या करते हैं, जो गुड वाला जो मेज़र है इसे हम तब कैलकुलेट करना चाहते हैं जब टर्मिनेशन डेट जो है वो एक्चुअल में ब्लैंक ना हो, नॉट ब्लैंक हो। तो हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो हम इसको क्या करते हैं, इफ़ कौन सी डेट, ठीक है, हम यहाँ पर देखो इफ़ कंडीशन से यहाँ नहीं चलेगा, हम यहाँ पर एक और फिल्टर ऐड कर सकते हैं जो ये बताएगा कि टर्मिनेशन डेट नॉट ब्लैंक हो। तो ये एक कैलकुलेट का एक फ़िल्टर है। अब यहाँ पर एक और फिल्टर लगा देते हैं हम, जो कि क्या होगा, एम्प्लॉय टर्मिनेशन डेट इक्वल टू नॉट इक्वल टू ब्लैंक। ओके, ये केस हो जाए। तो एक फ़िल्टर और दे दिया कि ये सब तो ठीक है, पर टर्मिनेशन डेट जो है वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए,
ओके, इसे मैंने ओके किया और यही सेम केस, ओके एरर यही वाला सेम केस हम बैड हायर में भी ऐड कर देते हैं। अब ज़रा हम गुड हायर और बैड हायर को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 12,481 प्लस 3,774 प्लस 259, ये हो गया 16,514, यानी कि टोटल एम्प्लॉई है हमारे पास 16,514 फीमेल एम्प्लॉई, जिसमें से 12,481 तो एक्टिव है और जो इनएक्टिव है उसमें से गुड हायर थे 3,774 और बैड हायर थे 259, ये हमारा ठीक हो गया। तो हम जो पहला रिपोर्ट बना सकते हैं, इन्हें मैं डिलीट कर देता हूं। हम एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर, देखते हैं इन इमेजेस या कुछ लाइन वाइन कुछ है यहाँ पर है, और एक थीम सेलेक्ट कर लेते हैं एक अच्छी सी। इसमें से हम लेते हैं ये वाली थीम और एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, इंसर्ट ए शेप, इस तरह से। ओके, ये हो गई हमारी शेप मिडिल में। ठीक है, इसे थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं। यहाँ से हमें इसके राउंडेड कॉर्नर्स वगैरह सेट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देते हैं थोड़ी। ओके, ये अब थोड़ा सही लग रहा है। अब वो तीनों इमेज हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। पहली इमेज हम इंसर्ट करते हैं, हमें एक दिखाना है टोटल या एक्टिव एम्प्लॉइज, या तो एक्टिव एम्प्लॉइज के लिए हम ये इमेज लगा लेते हैं। ये इमेज हो गई हमारी एक्टिव एम्प्लॉय के लिए। यहाँ पर ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, इसको ऐसे कर देते हैं। और एक और इमेज इंसर्ट करते हैं यहाँ पर गुड हायर और बैड हायर के लिए। तो गुड हायर के लिए ये इमेज हो गई। याद रखना है आपको, इमेजेस पीएनजी लेनी है। अगर आप जेपीजी इमेज लेंगे तो वो वाइट वाइट सा एरिया भी आएगा। पीएनजी इमेजेस, और वो कट आउट होनी चाहिए। और तीसरी इमेज एक और इंसर्ट कर लेते हैं। और बैड हायर के लिए देखिए, जैसे ये हमारा गड़बड़ हो गई है, ये हमारे पास इमेज ऐसी ही है, तो ये काम नहीं करेगी। अब इसको लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड वाइट रखना पड़ेगा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम चाहें तो इसे ढूंढ सकते हैं, पर अभी इसे बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं। ठीक है भाई साहब, कलर ही वाइट कर देते हैं। अब ये जच जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 2 1 3। ठीक है, ये 3 इमेजेस हो गए। अब यहाँ पर हम इनकी उन मेजर्स को लिख देते हैं। पहला हमारा गुड हायर्स है, यहाँ पर हम कार्ड लेंगे एक, ये रहा कार्ड, और टोटल एम्प्लॉई सॉरी एक्टिव एम्प्लॉई इसमें डालेंगे। ठीक है, ये है हमारे एक्टिव एम्प्लॉई, ये कुछ इस तरह से। और इसको थोड़ा हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इसकी, यहाँ से जा कर के कलर जो है हम ये लेते हैं, और यहाँ कलर ये लेते हैं। अब ठीक ठाक है। ओके, और अब इसी को ही हम पेस्ट करके यहाँ रखते हैं।
पेस्ट करके यहाँ रखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक्टिव को हटाते हैं और गुड वाला मेज़र को ड्रैग करते हैं यहाँ पर। ये गुड हायर्स हो गए, इसको हटाते हैं और बैड वाला ड्रैग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। और यहाँ पर कुछ हेडर्स भी होने चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसे हम थोड़ा सा और नीचे करते हैं और इन सबको कंट्रोल के साथ क्लिक करके नीचे शिफ्ट कर देते हैं। इन तीनों को क्लिक करते हैं और तीनों के बीच की स्पेसिंग बराबर कर देते हैं। यहाँ से स्पेसिंग इससे बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई स्पेसिंग बराबर। इसका अगर ये ऊपर नीचे हो तो वो हम ठीक कर लेते हैं। ओके, अब ये थोड़ा नेचुरल लगेगा। अब टेक्स्ट बॉक्स लिखते हैं, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। HR डैशबोर्ड, इसे मैं सेलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा साइज और इंक्रीज कर लेते हैं। मिडिल में कलर ये लेते हैं। ओके, कुछ इस तरह से अब ये जच गया। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। HR रिपोर्ट। ओके, अब हम चाहते हैं कि इन एक एक के साथ एक एक रिपोर्ट रेडी हो, यानी कि अब हम एक और पेज क्रिएट करते हैं जहां पर हम एक्टिव एम्प्लॉय का डेटा दिखाएंगे। ओके, और दूसरा है हम गुड हायर्स का डेटा दिखाएंगे। और तीसरा हम बैड हायर्स का डेटा दिखाएंगे। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं कि जो एक इस डैशबोर्ड से हमें क्लियर आइडिया हो रहा है कि ये 53,000 टोटल एक्टिव एम्प्लॉयज़ है। अब इन एक्टिव एम्प्लॉयज़ में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कौन सा किस एज ग्रुप का है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर कंसोलिडेट करेंगे। ओके, तो हम एक्टिव एम्प्लॉय दिखाने के लिए एक कार्ड लगा सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो एक्टिव एम्प्लॉय सबसे पहले यहाँ डालते हैं और इसके हिसाब से किस रीज़न से कि एक चार्ट हमारा ये बन गया है कि किस रीज़न से हमारे ये हो गया हमारा चार्ट। और हम निकाल सकते हैं इसके अंदर ईयर वाइज भी हम बना सकते हैं इसके अंदर कि ईयर वाइज जो है ईयर कॉलम ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पर ये ईयर वाइज हो गया। ईयर वाइज क्या चाहिए हमको, एक्टिव एम्प्लॉय। कि किस ईयर के सबसे ज़्यादा एक्टिव एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, यानी 2012 के 2013 के काम कर रहे हैं। इस तरह से हम एक 4 से 5 पेजेस की रिपोर्ट हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसे खींचें या किसे खींचें। ओके, एक रिपोर्ट ये हो गई, एक रिपोर्ट ये हो गई। इनके बॉर्डर वगैरह भी लगाए जा सकते हैं। अब कुछ इन्फॉर्मेशन और दिखाई जा सकती है, देखते हैं हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास रीजंस हैं, हमारे पास ये सेपरेशन है या जॉब टाइप भी थी हमारे पास,
तो ये जॉब टाइप भी है। जॉब डिस्क्रिप्शन वाइज हमें एक्टिव एम्प्लॉय दिखाने हैं, ठीक है। तो ये पाई टेबल तो अच्छी नहीं लग रही यहाँ पर, हम यहाँ पर पाई चार्ट दिखा सकते हैं, जो ये बेटर लगेगा, राइट। और एक जेंडर वाइज भी दिखा सकते हैं, जेंडर वाइज एक्टिव एम्प्लॉयज़ आएंगे। हम जेंडर वाइज वो जो देखिए, हम यहाँ पर भी एक काम और कर सकते हैं, इसको अभी हम रिमूव करते हैं और यहाँ पर इमेज इंसर्ट करते हैं। इसको हम नीचे ले जाते हैं और यहाँ पर 2 इमेज इंसर्ट करते हैं कि हमारे पास मेल और फीमेल की इमेजेस थी। यहाँ पर ये रही मेल और ये वाली फीमेल। तो अब मेल और फीमेल का यहाँ पर दोनों मेजर लगा सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं एक्टिव एम्प्लॉय यहाँ डालूंगा तो मेल फीमेल कैसे फिल्टर होगा, राइट। ये क्वेश्चन है यहाँ पर। अब देखिए, ये दोनों वैल्यूज़ तो यहाँ पर आ गई, लेकिन हमसे मेल फीमेल फ़िल्टर करना है। तो हम सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे फ़िल्टर्स में और हमें इस विजुअल पर लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर एम्प्लॉय सारे आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक फील्ड डालूँ, वो फील्ड क्या होगी, जेंडर वाली फील्ड मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर मेल पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये मेल हो गया। इस तरह से ही यहाँ पर भी मैं जेंडर वाली फील्ड यहाँ फिल्टर में डाल देता हूँ, फिल्टर ऑन दिस, और फीमेल पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यही सेम मेजर अब ये मेल फीमेल यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा छोटा कर सकते हैं इनको, मैंने छोटा कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको करता हूँ 35 बहुत है, थोड़ा और छोटा कर देते हैं 25 ओके। अब इसी फॉर्मेट को इधर पेस्ट करना हो तो इसी पर ही हम क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर, इस पर क्लिक कर देंगे, दोनों सेम हो गए। ओके, दोनों ये डिस्प्ले कर रहे हैं। थोड़ा सा एक बॉक्स टाइप में भी कुछ आ जाए तो थोड़ा सा और बेटर लगेगा, पर हम इसको ऐसे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। अब ये पाई चार्ट तो ऐसे ही रहेगा। और हम क्या इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं यहाँ पर, ये कुछ ग्रुप्स भी हैं और इन ग्रुप्स के हिसाब से भी हम कुछ, हाँ ये नहीं दिखाना मुझे, इसे हटाते हैं। इन ग्रुप्स के हिसाब से भी मैं एक्टिव एम्प्लॉय यहाँ पर डाल देता हूँ। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, हम चाहें तो इसका हम चार्ट बना सकते हैं, कुछ भी बना देते हैं, ये अच्छा नहीं ना, जो भी बेटर लगे। नो नो नो, ठीक है। इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर गए, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। हमें ट्राई करना है कि थोड़ा ऑथेंटिक सा लगे, लुक लाइक लगे, कुछ ऐसी नहीं खिचड़ी पका दी हो। कि तो ये वैसे ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये एक पेज हमारा हो गया एक्टिव एम्प्लॉय का। ये हमारा मेन है और ये हमारा एक्टिव एम्प्लॉय का पेज हो गया। इन्हें थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ तो
इस कार्ड से भी ये वैल्यूज़ को रिमूव किया जा सकता है। इसकी कैटेगरी लेबल हटा ही देते हैं। अब ये थोड़ा सा और ऊपर भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा बन गया है, रेडी है। रीजन वाइज, सेपरेशन वाइज हम यहाँ से ये पूरा रिपोर्ट हम रेडी कर सकते हैं, राइट। और साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर इसी तरीके से आपको गुड हायर वाला भी बनाना है। अब जो एक्टिव एम्प्लॉय वाला जो पेज है उसमें हमने सिर्फ एक्टिव एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड डेटा लिया है और ये सब इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की है, राइट। और जो गुड हायर है इसमें आपको जो मेन मेजर लेना है वो गुड हायर्स का लेना है और उसके बेस पर मेल फीमेल ये सब चीज़ें क्रिएट करनी है। तो ये आपको, और ये हमारी बैड के रेट के हिसाब से कुछ और मेजर भी हम बना सकते हैं इसके अंदर। जैसे हमने यहाँ पर बैड का रेट नहीं बनाया कि जो कितने % जो है बैड रेट रहता है मेल में या फीमेल में, तो उसकी हम लाइन चार्ट वगैरह बना सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये जो डैशबोर्ड मैं आपको दे रहा हूँ आप इसे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, ये फाइल भी और वो रॉ फाइल्स भी। तो उन सभी फाइल्स के हिसाब से आप एक डैशबोर्ड रेडी करेंगे और मुझे कमेंट में या मेरी मेल आईडी जो मैं वहाँ दे दूँगा वहाँ पर आप मुझे फॉरवर्ड करेंगे। इसके हिसाब से देखेंगे कितना आपने इम्प्रूवमेंट किया है और कितना आपको समझ में आया ये चीज़ें, ओके। इसके साथ साथ जो कुछ और लिंक्स मैंने नीचे दिए हुए हैं, एक वेबसाइट है जो मैंने उसका लिंक दिया हुआ है जिसमें एडवांस डेक्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ कैलकुलेशंस हैं जिनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।